marginal costing. What do you mean by marginal cost? बोलिए. Additional cost for an additional unit of output. Correct. Marginal cost. आप CPT से इनफैक्ट 11-12 से शायद यही पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में. Marginal cost is the additional cost you have to put to produce an additional unit of output. That is your marginal cost. Now suppose हम अगर अपने क्लास की बात करें, say I am already having 10 students. Okay? 10 students है मेरे पास. मेरा कॉस्ट लगता है एक तो रेंट विच इज 1000 रुपीज. इसके अलावा मेरा कॉस्ट लगता है से नोट्स, स्टेशनरी का जो कॉस्ट लगता है, द नोट्स विच वी आर प्रोवाइडिंग. सपोज पर स्टूडेंट द कॉस्ट कम्स आउट टू बी 100 रुपीज. ओके, एक स्टूडेंट को जो नोट्स मिलते हैं उनका से प्रिंटिंग वगैरह का कॉस्ट होता है 100 रुपीज. दैट मीन्स फॉर 10 स्टूडेंट्स I am incurring a cost of 1000 rupees. Okay, total मेरा cost है 2000. Now one more student comes in. एक और student आता है, वो join करना चाहता है. Okay, एक और student को अगर मैं admit करती हूँ, मेरे पास हो जाएंगे 11 students. 11 students पे क्या मेरा rent बढ़ेगा? नहीं, rent will be the same, it's fixed. तो ये तो 1000 ही इनकर करूंगी मैं. नोट्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1100. दैट मीन्स अगर मैं 11 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मेरा कॉस्ट हो जाता है 2100. अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कॉस्ट होता है 2000. सो एक एडिशनल स्टूडेंट को एडमिट करने का मेरा कॉस्ट लग रहा है 100 रुपीज, विच इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट. नोट्स का ही कॉस्ट है ये. तो मैं बोल सकती हूँ एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता है दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा. एक एडिशनल स्टूडेंट को अगर मैंने एडमिट किया तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ना. वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उसमें फिक्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का ही हिस्सा है. करेक्ट. फिक्स तो उतना ही रहेगा. एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी लगेगा एडिशनल आउटपुट बनाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही होगा. इसलिए हम कई बार बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अवर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपको सिर्फ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ही इनकर करना पड़ेगा. अब ये एक स्टूडेंट जो आया है, ये अगर मुझे बोलता है, सपोज करिए मेरी फीस इज 500 रुपीज, द फीस इज 500. दिस वन एडिशनल स्टूडेंट, द वन हु हैज कम, वो बोल रहा है आई कैन पे यू ओनली 300 रुपीज. क्या मुझे इसको एडमिट करना चाहिए? फीस वैसे तो 500 है, बट इवन देन मुझे एडमिट करना चाहिए. 200 का डिस्काउंट देकर भी एडमिट कर लेना चाहिए. वाई? क्योंकि मेरा एडिशनल कॉस्ट उसको एडमिट करने पे लग रहा है केवल 100 रुपीज और एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है 300 rupees. So if he is able to give me anything more than 100 rupees, I should admit him. भले ही मैं कितना भी चार्ज करती हूँ, पर अगर ये एक बच्चा मुझे 100 से कुछ भी ज्यादा देने के लिए तैयार है, मुझे उसका एडमिशन कर लेना चाहिए. उससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा फायदा ही होगा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज टेक डिसीजन ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस या नेट गेन नेट कॉस्ट बेसिस. हम देखते हैं कोई भी एक्स्ट्रा अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी गिवन है, वी कैन सिक्योर दिस ऑर्डर, वी कैन सिक्योर दैट ऑर्डर, कुछ भी हमें दिया हुआ है. सो वी ऑलवेज सी उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे हमारा एडिशनल कॉस्ट कितना लगेगा, हमारा एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा, एंड देन वी फाइंड आउट द नेट एडिशनल बेनिफिट और नेट एडिशनल कॉस्ट, विच वी कॉल इट एज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच. ओके. अभी आपने इन जनरल ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है पीसीसी में, बट फाइनल लेवल पे वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड. कॉन्सेप्ट्स विल बी टोटली सेम,
मार्जिनल में आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंडिफरेंस पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स विल बी द सेम. कोई डिफरेंस नहीं आएगा कॉन्सेप्ट्स में, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाएगा और बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा. जो आईपीसीसी लेवल पे आपने क्वेश्चंस किए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, रट लो फॉर्मूले, सिर्फ फिगर्स पुट ऑन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. अब वैसा नहीं होगा. नाउ वी हैव टू गो कॉन्सेप्चुअली. ब्रेक इवन अगर फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए ब्रेक इवन का मतलब क्या. इट्स नॉट सिंपली कि फिक्स कॉस्ट हमें डायरेक्टली दिया ही होगा और हम उसको पुट इन कर पाएंगे अपने फॉर्मूले में. हमें 3 तरह के फिक्स कॉस्ट दिए जाएंगे, 3 अलग अलग से. 1000 यूनिट्स बनाओगे तो 1000 रुपीज लगेगा, 2000 यूनिट्स बनाओगे 1200 लगेगा, 3000 यूनिट्स बनाओगे 1500 लगेगा. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट. किसको कंसिडर करोगे अपने फॉर्मूले में? केवल फॉर्मूले से अब काम नहीं होगा. फॉर्मूले विल बी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग अवर टाइम, लेकिन जब तक लॉजिक नहीं मालूम होगा फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर पाओगे. फॉर्मूले अगर याद है, रटे हुए हैं, आप टाइम को लिमिट कर पाओगे, सोल्यूशन टाइम को. बट वो फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए पहले आपको लॉजिक्स मालूम होना ही चाहिए. सो वील अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक, बिल्कुल बेसिक हम कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करके इंडिफरेंस पॉइंट, शटडाउन पॉइंट तक सब कुछ समझेंगे. अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, अलग अलग रेंजेस पे वी हैव डिफरेंट फिक्स कॉस्ट. ऐसे क्वेश्चंस आपने आईपीसीसी में शायद ही कभी किए हो. दैट वी हैव, गिनती का शायद 1-2 क्वेश्चंस थे, वो भी काफी पुराने. एज फार एज आई रिमेम्बर एक स्कूल बस का क्वेश्चन था ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, अगर आपने किया हो तो. वो भी बहुत पुराना, जब PE2 या PCC का टेन्योर चलता था तब वो क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, जो अभी भी प्रैक्टिस मैनुअल में इंक्लूडेड है. ऐसे लिमिटेड कुछ 1-2 क्वेश्चंस है जहां पर आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हो कि फिक्स कॉस्ट इज चेंजिंग. बाकी आपने जनरली जो क्वेश्चंस किए, यू हैव वन गिवन फिक्स कॉस्ट, जो आपके आईपीसीसी में आते भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस. सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. अब ऐसा नहीं है. अब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम बोलते हैं व्हेन द आउटपुट इज 100 units, the fixed cost will be 1000. When the output is 150 units, fixed cost will be 1200. When the output is 250 units, fixed cost will be 1500. Depending on the quantity produced, आपका fixed cost change होता जा रहा है. या फिर इसके अलावा ऐसे भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं. If you are doing only डोमेस्टिक सेल्स, अगर आप केवल डोमेस्टिक सेल्स ही कर रहे हो, योर फिक्स कॉस्ट विल बी 1000. अगर आप डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर आपके पास में पेंडिंग है, अगर आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हो, योर फिक्स कॉस्ट विल बी से 1500. अगर आप कोई एक स्पेशल ऑर्डर है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हो, डोमेस्टिक भी ले रहे हो, एक्सपोर्ट भी ले रहे हो, प्लस कोई स्पेशल ऑर्डर है वो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपके फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे 2200. अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक और स्पेशल ऑर्डर ही कंसिडर करते हो, एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं लेते हो, इन दैट केस आपके फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे 1800. लाइक दैट मेनी परमिटेशन कॉम्बिनेशन विल बी गिवन. अगर ये डिसीजन लोगे कॉस्ट इतना, ये डिसीजन लोगे कॉस्ट इतना. When it is such kind of question, fixed cost can change ना. हो सकता है एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मशीन लगानी पड़े, उस पर डिप्रिसिएशन बढ़ सकता है. हो सकता है स्पेशल ऑर्डर के लिए हमें कोई पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़े जिसका रिन्यूअल कराना पड़े टाइम टू टाइम, फिक्स कॉस्ट बढ़ सकता है. सो फिक्स कॉस्ट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस स्केल. आप क्या ऑप्ट करते हो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है. इन अ गिवन कैपेसिटी इट इज फिक्स, बट ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स ही हो गया है. अगर इस रूम का रेंट 1000 रुपीज है तो इस रूम में देर इज अ लिमिटेशन ऑफ कैपेसिटी. एक बच्चा बैठेगा 1000 रुपीज ही होगा, 10 बच्चे बैठेंगे तो भी 1000 रुपीज ही होगा, 20 बैठेंगे तो भी 1000 ही होगा, 50 बैठ जाएंगे पॉसिबल नहीं है.
50 बच्चों को आप यहाँ नहीं बिठा सकते, आपको दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा, रेंट भी बढ़ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट आपका एक लिमिट तक सेम रहता है, उस लिमिट के आगे फिक्स कॉस्ट कैन चेंज। ऐसा कोई रूल, थंब रूल नहीं हो गया कि फिक्स कॉस्ट 1000 मतलब 1000, वो उतना का उतना ही रहेगा हमेशा। तो कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, वो उतना ही रहेगा, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज, आप कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हो, उससे आपका फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकता है। आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करोगे, फिक्स कॉस्ट कम होंगे। आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करोगे, मशीनरी ज्यादा इंस्टॉल करोगे, फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर डिसीजंस रिगार्डिंग आवर आउटपुट, रिगार्डिंग आवर प्रोसेसेस। हर तरह के डिसीजन के बेसिस पे हमारा फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकता है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पर हमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फिक्स कॉस्ट दिया है, हम बोलते हैं वी हैव डिफरेंशियल कॉस्ट। हमारा जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज नॉट सेम, इट्स डिफरेंशिएटिंग। वी हैव डिफरेंशियल कॉस्ट इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ एट फाइनल लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, मार्जिनल से बड़े क्वेश्चंस आते ही हैं, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल दोनों से वी कैन एक्सपेक्ट 16 मार्क क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चंस जो भी आएंगे, ये मान के चलो उसमें डिफरेंशियल कॉस्ट होगा ही होगा। यू विल नॉट बी गिवन वन सिंगल फिक्स कॉस्ट। अब अगर आपको इसमें ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो ब्रेक इवन सिंपली फॉर्मूला लगा के अब फाइंड नहीं किया जा सकता। आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रेक इवन मतलब द पॉइंट वेयर वी आर एबल टू रिकवर ऑल अवर कॉस्ट, अवर रेवेन्यूज आर इक्वल टू ऑल अवर कॉस्ट। उस चीज को समझ के, उसको ध्यान में रख के अब हमें ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे इस ऑप्शन में कॉस्ट इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, रेवेन्यूज किस पॉइंट पे आके हमारे कॉस्ट के बराबर होंगे। आया समझ में? So your approach shall change. The basics will be the same, but the approach of solving the questions shall change. Let's start with all the basics. हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस गिव्स अस कंट्रीब्यूशन minus fixed cost, this gives us profit or loss. Okay, यही होती है हमारी marginal cost sheet. Now either you can write these three things in per unit basis: selling price per unit, variable cost per unit, contribution per unit. Contribution मतलब क्या? The pool of funds which will first contribute towards the recovery of fixed cost. Once the fixed costs are recovered, they will contribute to our profit. हम उसको इसलिए contribution बोलते हैं. It's that pool which is contributing in recovery of fixed cost. And fixed cost की recovery हो गई तो ही हमें profit होते हैं. अगर fixed cost की recovery नहीं हो पाई तो जितनी recovery नहीं हो पाती है उतने हमें losses हो जाते हैं. उसी को हम loss बोलते हैं. The unrecovered fixed cost. कंट्रीब्यूशन हुआ 800 जबकि फिक्स कॉस्ट है 1000, इसका मतलब हम 1000 में से सिर्फ 800 ही रिकवर कर पाए, 200 का लॉस, द अमाउंट which was left unrecovered. Now let's take an example. Suppose the selling price per unit is given as 100, variable cost per unit is given as 60, so that means contribution per unit will be 40, and fixed cost are suppose 2000 rupees. These are the total fixed cost. Okay, अब हम एक एक करके चीजें समझते जाएंगे. कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया. नेक्स्ट टर्म इज पीवी रेशियो. कंट्रीब्यूशन के बाद जो सेकेंड टर्म आती है वो होती है पीवी रेशियो, द टर्म रिलेवेंट टू मार्जिनल कॉस्टिंग. जैसे नॉर्मली हम जीपी रेशियो निकालते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में,
मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पीवी रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी जज करते हैं. पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. वही होता है हमारा पीवी रेशियो. सो पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ये हो गया पीवी रेशियो. मतलब कंट्रीब्यूशन इज 40 divided by selling price is 100. So we have a PV ratio of 40%. ओके ये कंट्रीब्यूशन या सेल्स पर यूनिट भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है. अगर पर यूनिट ले रहे हैं दोनों पर यूनिट होंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट. टोटल ले रहे हैं तो दोनों टोटल होंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स. ओके अगर मान लीजिए हम बनाते हैं से 100 units, if we are producing 100 units, sales will be 10,000, variable cost will be 6,000, contribution will be 4,000, fixed cost 2,000, so we have a profit of 2,000. अगर हम बनाते हैं मान लीजिए 20 units, so this will be 2,000, 1,200, 800 minus 2,000, so we have a loss of 1,200. Okay. अब हम जो पीवी रेशियो निकाल रहे हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स, और इट कैन बी कैलकुलेटेड एज either per unit, contribution per unit upon selling price per unit, or total contribution upon total selling price. Per unit में भी it was 40%, total में देखो तो भी 4,000 divide by 10,000 या फिर 800 divide by 2,000, we'll have 40% only. Okay, total में भी वही आएगा. या फिर we can even calculate PV ratio as difference in contribution upon difference in sales. इन दोनों में difference 3,200 divided by difference in sales 8,000. 3,200 divided by 8,000 will again be 40%. Okay. अब जितना डिफरेंस यहाँ कंट्रीब्यूशन में उतना ही डिफरेंस यहाँ प्रॉफिट में भी होगा. At two different level of activities, the difference in contribution will be same as difference in profit. Why? Fixed cost तो उतना ही है ना. जब तक कि डिफरेंशियल कॉस्ट की बात नहीं की गई है, when the fixed cost is same, ये दोनों जगह 2,000 ही है, तो इधर जो डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस इधर भी आएगा. मैंने इसमें से भी 2,000 हटा दिया, इसमें से भी 2,000 हटा दिया. करेक्ट. तो अगर मैं अपने पीवी रेशियो को डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन अपॉन डिफरेंस इन सेल्स बोल सकती हूँ, तो मैं इसी को डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स भी बोल सकती हूँ. बिकॉज डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन इज द सेम एज डिफरेंस इन प्रॉफिट, दोनों चीजें सेम है. तो मैं ये भी बोल सकती हूँ डिफरेंस इन प्रॉफिट इज अगेन 3,200 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स विल बी अगेन 8,000, वापस 40%. ओके. कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बीच का ये कोई डिटेल ही नहीं दिया जाएगा. यू ओनली हैव द फिगर्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स. पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एट दैट टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला. हमें ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, क्योंकि हमें बीच का कोई डिटेल ही नहीं दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं दिया है, तो हम कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ये फॉर्मूले यूज नहीं हो पाएंगे. ओके. दिस इज पीवी रेशियो. नेक्स्ट टर्म इज वीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो. The VV ratio. जैसे profit volume ratio was contribution as a percentage of sales, variable cost volume ratio will be variable cost as a percentage of sales. So it is variable cost divided by sales into 100. Again, variable cost and sales can be per unit or they can be in totality. या तो variable cost per unit upon selling price per unit कर सकते हैं, या total variable cost divided by total selling price भी या टोटल सेल्स भी किया जा सकता है. बोथ विल गिव द सेम आंसर. ये देखो 60 अपॉन 100, 60%,
6,000 upon 10,000 again 60%, 1200 upon 2,000 again 60%. पर यूनिट करो या फिर टोटालिटी में करो, कुछ भी कर सकते हो. Then there is a relationship that PV ratio plus VV ratio is equal to 1. PV ratio plus VV ratio is equal to 1. How is it 1? वैसे तो हम देख सकते हैं PV ratio was 40%, VV ratio was 60%. दोनों को ऐड करोगे we'll have 100%, that is nothing but 1. ये कैसे हो रहा है? तो PV रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स प्लस VV रेशियो का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स. डिनोमिनेटर इज द सेम, तो हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स. एंड कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दिस प्लस दिस, इट्स नथिंग बट सेल्स. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, वी आर अल्टीमेटली गेटिंग सेल्स अपॉन सेल्स, दैट इज 1. आया समझ में? सो पीवी रेशियो प्लस वीवी रेशियो इज इक्वल टू 1. अगर आपको कभी वीवी रेशियो गिवन है, आप उससे पीवी रेशियो निकाल सकते हो. कभी पीवी रेशियो गिवन है, आप वीवी रेशियो निकाल सकते हो. जो भी कुछ आपको डिटेल चाहिए क्वेश्चन में, हम इस एक रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मीन्स वेर अवर टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू अवर टोटल रेवेन्यूज. जहां हम अपने सारे कॉस्ट को जस्ट रिकवर कर पाते हैं, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन बोलते हैं. वे वी आर जस्ट एबल टू रिकवर ऑल अवर कॉस्ट, मतलब हमारा टोटल रेवेन्यूज आर इक्वल टू अवर टोटल कॉस्ट, सो वी हैव जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस. आप अभी इस एग्जांपल में निकाल सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट. क्या ब्रेक इवन पॉइंट है? मतलब प्रॉफिट या लॉस जीरो होना चाहिए. फिक्स कॉस्ट तो 2000 ही रहेगा, दिस विल नॉट चेंज ना. वी नीड प्रॉफिट और लॉस एज जीरो, दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी 2000 ही होना चाहिए. तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं. एट ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट. सो मतलब हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन पर दो चीजें होती हैं. एक तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू अवर टोटल कॉस्ट, दूसरा टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अवर टोटल फिक्स कॉस्ट. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. ओके आप बता सकते हो कितने यूनिट्स बेचेंगे सो दैट वी कैन ब्रेक इवन? $80. वी नीड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2000 रुपीज. एक यूनिट से कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है 50, एक यूनिट से मिल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन 40 रुपीज. कितने यूनिट्स सेल करें सो दैट वी गेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2000? 50 यूनिट्स. अगर हम 50 यूनिट सेल करते हैं, हमारा सेल्स हो जाएगा 5000, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 3000. सो वी हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2000, फिक्स कॉस्ट ऑफ 2000, नो प्रॉफिट नो लॉस. हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट को इक्वेट किया पहले कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि जितना फिक्स कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम ब्रेक इवन कर पा रहे हैं. ओके फिर हमें ये तो मालूम है एक यूनिट से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन इज 40 रुपीज. तो कितने यूनिट से टोटल 2000 मिलेगा? वी डिवाइडेड 2000 बाय 40. हमने ऐसे ही किया ना, 2000 डिवाइडेड बाय 40. ये 2000 क्या था? ये था हमारा फिक्स कॉस्ट, और 40 क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो वी गेट दिस फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इससे हमें जो मिला वो मिले कितने यूनिट्स हम बेचे
to break even. So this is in quantity. This break even point is given in quantity. अगर इसी को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, कितनी वैल्यू की सेल्स करे सो दैट वी आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ये यूनिट्स है और हमें कन्वर्ट करना है इसे वैल्यू ऑफ सेल्स में. सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. मल्टीप्लाई करके हमें दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स. इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी BEQ. जब वैल्यू में होता है तो हम बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स BES. ओके, दिस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये हो सकता डिवाइड में आ जाएगा ना. अगर इसको इस साइड लेके जाऊं, नीचे लेके जाऊं डिनोमिनेटर में, तो दिस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पीवी रेशियो. मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. यूनिट से वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं. सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है यहाँ डिनोमिनेटर में उसको पीवी रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो आगे के भी सारे फॉर्मूले में हम देखेंगे, कोई भी चीज अगर हम यूनिट्स में निकाल लेते हैं, उसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशियो यूज कर लेंगे. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. द ओनली डिफरेंस विल बी इन प्लेस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी कैन यूज पीवी रेशियो. जब भी कोई चीज हमें यूनिट्स में चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, वी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जब भी कोई चीज हमें वैल्यू में चाहिए इन रुपीज, तो हम यहां पर यूज करते हैं पीवी रेशियो. इट्स वन एंड द सेम थिंग. सिंपली आपसे कैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दी स्टेप्स ना. आप एक एक करके ये सब नहीं करोगे. अगर वैल्यू में पूछा है हम डायरेक्टली वैल्यू में ही निकालेंगे. इतना घुमा के हमें नहीं करना है. ये समझ में आया? हर जगह हम देखेंगे जब भी क्वांटिटी में कोई चीज पूछी है हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज कर रहे हैं. वही चीज जब वैल्यू में पूछी है हम पीवी रेशियो यूज कर रहे हैं. क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके. नाउ सपोज अगर मैं आपको बोलूं मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना है, 1000 रुपीज का, कितने यूनिट सेल करने चाहिए? 75. कैसे आया?